प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है यूर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका नॉमिनेशन है। पहले तो मैं मेरे बारे में जानकारी दे देता हूँ कि मेरा नाम चंद्रप्रकाश चंदेल है। मैंने ग्रेजुएशन क्लियर की लियो कॉलेज से और उसके बाद अभी मैंने बीएड भी क्लियर कर ली है और एमएससी भी मेरी चल रही है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आई हमारे इस चैनल पे कि आप एक ऐसा वीडियो अपलोड करो जो नामकरण से संबंधित हो। तो मैं आज आपको नामकरण के बारे में बताऊंगा। इसके पहले ये बता देना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं में जो भी बच्चा 10th के बाद साइंस लेता है तो उनको नामकरण की आवश्यकता होती है। नामकरण जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यानी कि केमिस्ट्री के मसले में कुछ नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मसले में। ये नहीं कह रहा हूं। इसके बाद जैसे आप इस नामकरण के संबंध में हम टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो नामकरण 3 पद्धतियों में किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप इस YouTube चैनल पे जो भी आप देखो इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप बीच राह में छोड़ जाओगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप कृपया करके जितने भी मिनट का ये वीडियो बने उसको आप ध्यान से देखो। इसमें हमारे ये इस चैनल में बहुत सारों ने कहा कि नामकरण पे टॉपिक डालो। हमने बहुत जल्दी कोशिश की और आज इसको हम डालने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पहला हमारा टॉपिक ही क्या है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बन का नामकरण, इसका नाम 3 पद्धतियों में किया जाता है, लेकिन 2 पद्धतियों में, एक तो व्युत्पन्न पद्धति है और एक आउटर पद्धति है। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको है कि कार्बनिक पद्धति का ही हमको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहले तो कार्बन यानी कि कार्बन का नामकरण के पहले इसका आता है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण। अब ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? पहली बात तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अब हाइड्रोकार्बन यानी कि आपको इसकी परिभाषा ये याद रखनी है कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कि क्या होना जरूरी है? एक तो कार्बन और हाइड्रोजन। परिभाषा भी होगी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने ग्रुप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन दूसरे कंपाउंड हो या नहीं हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना उसमें अनिवार्य है। ठीक है सर दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से। एक बार दो बार मैं हर चीजों को हमारे चैनल में दो बार बोलने की कोशिश करता हूं और ये आपको जरूर मेरे दोस्तों ध्यान से इसको सुनना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। इसके लिए आपको एक मैं जो यहां लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। पहला है C1 को क्या कहते हैं? तो ये चीजें सबसे पहले आपको याद रखने की है कि कार्बन का 10 तक जो नामकरण करते हैं सबसे पहले ये याद रखना आपको जरूरी है। इसके बाद भी आप देखा जाए तो हम 11 को अभी एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। लेकिन फिर 11वां कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने लेवल तक की काफी। अगर 11 भी आप लेना चाहो तो एकाडेक, डेकाडेक, टेकाडेक, ये इसकी बहुत सारी है। आपको शुरुआत में काम ये करना है कि आपको पहले ये 10 तक कार्बन ये आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। यानी कि आपको सोते समय भी पूछे तो ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। कौन सा? ये ऐसे। इसके बाद आपको एक काम ये करना है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। ठीक है,
अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड हो तो N लगेगा, डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगेगा। ये अनुलग्न के रूप में लगेगा, ये अनुलग्न के रूप में लगेगा और ये लगेगा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न के बीच में भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये भी मैं दूर कर दूं कि पूर्व का मतलब आगे और अनु का मतलब पीछे, यानी जो आगे लगता है वो पूर्व लग्न है और पीछे लगता है वो अनुलग्न है। ठीक है, ये काम आपको आना चाहिए। आपको एल्केन का सूत्र अगर नहीं पता हो तो ये यहां से देख लेना, CnH2n+2, ये है एल्केन का। मैं सिर्फ पीछे का बोल रहा हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन नहीं है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये एल्केन का, एक बार और लिख लेता हूं मैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका है CnH2n और इसका है CnH2n-2। ठीक है, अब इसके अंदर इनका मान हाइड्रोजन n का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या, n बराबर हाइड्रोजन की संख्या। अब हम इसका मान इसमें पुटअप करेंगे, एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला बने तो देखो, हाइड्रोजन की संख्या आपको नहीं पता हो तो आपको n बराबर मान लो आपने 2 माना, क्या माना, n बराबर 2। अब ये आपको फॉर्मूला पता है, एल्केन का फॉर्मूला लगा के देखें तो C2+2 × 2+2, गिनो, 2 × 2 कितने हुए, 4, 4+2 बराबर कितने हुए, 6। तो क्या बना, C2H6। अगर जहां भी C2H6 हो, जहां भी C2H6 हो, जहां भी C2 और H6 हो, इसका मतलब ये कौन सा होगा हमारा, एल्कीन होगा। एल्कीन होगा तो C5 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है वो कम हो जाएगा, और एल्काइन होगा तो C2H4 होगा। ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, वो मान आप जैसे रखोगे आपको पता लग जाएगा। ये थी आपकी नॉर्मल जानकारी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना, इसका भी आप ले लेना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी आप चाहो तो सूत्र के लिए आप इसको मान रखने के लिए रख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रारंभ करें नामकरण। ठीक है, अब नामकरण करने से पहले तो नामकरण करेंगे एल्केन का, उसके बाद करेंगे एल्कीन का, उसके बाद करेंगे एल्काइन का, और उसके बाद में नामकरण की विस्तृत श्रृंखला में अपन जाएंगे। तो अपन जाएंगे क्रियात्मक समूह के अंदर। क्रियात्मक समूह के अंदर भी नामकरण अलग अलग प्रकार के होंगे, वो आपको मेरे वीडियो में ये पढ़ाने के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो उस पे ये होगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़ना तो आपको वो अपनी चीजें समझ में आएंगी, पार्ट टू पार्ट आप देखते जाओ। ठीक है, इसको मिटा दें दोस्तों। शुरुआत में नामकरण कर रहे हैं हम एल्केन का। एल्केन का देखो, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का नामकरण जैसे हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो CH3 और CH3। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन जो है वो क्या मानना है अपन को, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है, और जो ये सिंगल बॉन्ड है वो क्या है हमारे, अनुलग्न, अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न तो ये कार्बन वाली श्रृंखला है वो सब पूर्व लग्न है कि अणु में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपके जहन में रखना। ठीक है, अब पूर्व लग्न आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, C क्या है, पूर्व लग्न। कितने, एक और दो, तो दो को हमने क्या कहा था यहाँ पर, क्या कहा था, एट कहा था। क्या कहा था, एट। तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, एट। ठीक है, अब बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। ये तो हमारा पूर्व में लगेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन, क्या लगेगा, एन। तो मेन प्लस एन, तो क्या हुआ हमारा, एथेन। क्या हुआ, एच प्लस एन तो एथेन। ये हमारा नामकरण हुआ H+N
के लिए भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो एक बॉन्ड के लिए n लगता है, 2 के लिए in, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 3 के लिए i। ठीक है, i। इसको देख के भी आप बोल सकते हो। एक बार इस टेबल को भी पूरा लिख देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला एग्जांपल CH3 CH2 और CH3। इसका अगर नामकरण करना हो तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, यानी 3 इसको टिक करना। क्या लिखना है यहां पर, प्रो। फिर कौन सा बॉन्ड है इसमें देखना, तो सिंगल ही बॉन्ड है। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, n, तो प्रो प्लस n, तो प्रोपेन। नाम हो गया प्रोपेन। यानी कि देखो कितना सरल। इसी तरह से आप अगला जो कोई भी लो कंपाउंड, ये प्रो प्लस n प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों, तो प्रो प्लस ये क्या हुआ, ब्यूट प्लस n, तो क्या हुआ, ब्यूटेन। ठीक है, ये तो हमने सरल श्रृंखला थी इसलिए इसका नामकरण हमने आसानी से कर दिया। ये कौन सी श्रृंखला थी, सरल थी। लेकिन इसके साथ में क्या चलता है दोस्तों, क्रियात्मक समूह चलता है। कौन सा समूह चलता है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का नामकरण करने के लिए आपको एक जानकारी और इसके पास में मैं लिख देता हूं, क्रियात्मक समूह। पहले प्रतिस्थापित देख लें, प्रतिस्थापित समूह। देखो प्रतिस्थापित समूह का मतलब जो श्रृंखला के अंदर नहीं हो। प्रतिस्थापित समूह किसे कहते हैं, जो श्रृंखला से बाहर हो। जैसे CH3 है, देखो प्रतिस्थापित समूह के लिए क्या लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, पूर्व में लगेगा, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन। ठीक है, इन कैसे लगेगा वो मैं यहां आपको बताऊंगा। जैसे आप इसका नामकरण कर रहे हो, ये मान लो प्रतिस्थापित समूह। आपको देखना है कि श्रृंखला के अंदर लेते समय श्रृंखला के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से ना। देखो नामकरण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखना कि प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। यानी प्रतिस्थापित समूह को क्या होना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। यानी मैं यहां से नामकरण करूंगा तो 1 2 और 3 पे आएगा प्रतिस्थापित समूह, और यहां से करूंगा तो 1 2 पे आएगा। तो 2 बड़ा है या 3, कम अंक कौन सा है, 2 है। तो हम 2 वाले से श्रृंखला का नामकरण करेंगे, 1 2 3 4। ये हुआ। प्रतिस्थापित समूह के लिए क्या लगता है, एक। लेकिन एक कार्बन के लिए क्या लगता है, में प्लस इल, तो क्या हुआ, मेथिल। में प्लस इल तो क्या हुआ, मेथिल। यानी क्रियात्मक समूह के लिए ये तो हो गया हमारा। इसके सबसे पहले किसका नामकरण करना है, श्रृंखला में एक और नियम आप लिख देना कि श्रृंखला में नामकरण करते समय ये ध्यान रखना कि जो मेन श्रृंखला है उसका नामकरण बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका नाम करेंगे, क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह का नामकरण में पहला नियम मैंने ये बताया, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए और उसका नामकरण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे क्रियात्मक समूह जैसे ही लगा तो ये क्या हुआ, मेथिल हुआ। यहाँ कम अंक मिल गए यानी 2 मेथिल। यानी क्रियात्मक समूह की स्थिति भी हमको दर्शानी है। क्रियात्मक जिस पे क्रियात्मक समूह उसकी स्थिति आपको दर्शानी है। अब 1 2 3 4 वही नियम अपना। 4 का नियम क्या कहते हैं, ब्यूट प्लस n, तो साथ में लिख देता हूं, बार-बार क्या लिखे, ब्यूटेन। ब्यूट प्लस n तो क्या हुआ, ब्यूटेन। ये तो आप समझ ही गए होंगे, पहले मैंने बता दिया। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना, अंकों और शब्दों के बीच में हाइफन लगता है और शब्दों के बीच में स्लैश लगता है। ये और नियम है, मैंने आपको जहन में पहले एक का नामकरण स्टार्ट किया। ये आपको सारी याद करनी, ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए और ये नियम मैं साथ में बताते जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, नियम लिखते भी है, आपको ध्यान से लेना। नियम क्या कह रहा है कि क्रियात्मक समूह का नामकरण सबसे पहले करेंगे श्रृंखला के अंदर। किसका नाम सबसे पहले करेंगे, क्रियात्मक समूह का। उसके बाद नामकरण किसका करेंगे, उसके बाद जो मेन श्रृंखला है उसका नामकरण करेंगे।
देखो यहाँ पर श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा, यहाँ डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, लेकिन वो हम किसके बात कर रहे हैं, एल्केन। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह, मैं कुछ क्रियात्मक समूह लिख देता हूं, जैसे CH3 मेथिल, CH2 मेथिल, ये क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, ये कुछ क्रियात्मक समूह है जो हम नामकरण करते समय इसका ध्यान में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब आपका इसमें और एक नियम और जुड़ा कि ऑर्गेनिक, इसके नियम जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा। यहां पर देखो कि एक नियम और इनपुट होगा कि अंग्रेजी में पहले आने वाले प्रतिस्थापी समूह को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि नंबरिंग कहां से होगी, जो अंग्रेजी के अक्षर में प्रथम आएगा वहां से नंबरिंग का प्रारंभ किया जाएगा। अब बताओ क्लोरीन का क्या लगता है, C, यानी कि C, और मेथिल का क्या लगता है, M। M पहले आता है कि C पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो C पहले आएगा। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारी नंबरिंग होगी। अब आप नंबरिंग करते समय देखो ध्यान रखो कि सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वही पहले आएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, इनकी स्थिति बता दो, 2 क्लोरो, फिर क्या है 3 फ्लोरो, 3 मेथिल, यहां देख के बताना है 2 क्लोरो, तो ये क्रियात्मक समूह का नाम करो। ठीक है, और 4 पे कौन सा है, 4 ब्यूटेन, 2 क्लोरो, 3 मेथिल और ब्यूटेन, तो सीधा ही लिख दो ना ब्यूटेन। ये हो गया सर दोस्तों इसका नामकरण। ठीक है, आपको नामकरण करते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि नामकरण किस तरीके से आपको किया जाता है। 2 क्लोरो मैंने कैसे लिया, क्योंकि 2 पर क्या है क्लोरीन है तो 2 क्लोरो हो गया, 3 पर क्या है मेथिल और ब्यूटेन। हमने पहले क्या कहा है, पहला नियम ये बताया कि प्रतिस्थापी समूह का नामकरण सबसे पहले करेंगे और उसके बाद में हम इसका नामकरण करेंगे, किसका, क्रिया मेन श्रृंखला का। ठीक है, अब मेन श्रृंखला में आपको ये चीजें ये ध्यान में रखो, इसका और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा उसमें आपको और भी आगे का एल्कीन है वो बताएंगे। अभी हम किसका पढ़ रहे, तो एल्केन का पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन हमारा चल रहा है, एल्केन का नामकरण भी हमको समय लगेगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला नामकरण, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, अब हम इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन 2 समूह है, यानी कि प्रतिस्थापी समूह की संख्या कितनी है, 2। आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर प्रतिस्थापी की समूह की संख्या 1 है तो 2 है तो डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा। यानी कि एक और चीज आपको यहाँ पर लिख लेनी है, प्रतिस्थापी समूह की संख्या है की संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। ठीक है, ये एक तरह से आपके प्रतिस्थापी समूह के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 1 के लिए तो मोनो लगता है लेकिन 2 है तो डाई लगेगा। तो हमको इसकी स्थिति के अनुसार चलना, हम यहाँ से 1 2 3 पे करेंगे तो नामकरण हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला नियम क्या बताया कि प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो प्रतिस्थापी समूह को कम अंक देने के लिए यहाँ से 1 2 3 और 4, 2 पे है तो आपको 2 बार बताना, 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। देखो पहले क्या किया, ये भी 2 पे है, कितने पे 2, तो 2 2 डाई क्लोरो, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन ये हो गया आपका नामकरण। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली आप इस मेरे जो ये चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगली जो पार्ट में हम वीडियो डालेंगे वो एलकेएम के आगे के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।